हेलो गाइस, वेलकम टू हिडन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। दरअसल पाकिस्तान के अंदर वहाँ पर एक सिंध स्टेट है जिसका बॉर्डर भारत के गुजरात और राजस्थान के साथ लगता है। वैसे तो पाकिस्तान की सिंध स्टेट में केवल 6.5% पॉपुलेशन ही हिंदू रिलीजन को मानती है, लेकिन अगर हम पूरे पाकिस्तान देश की बात करें तो पाकिस्तान में टोटल जितने भी हिंदू रहते हैं उसके 93% पॉपुलेशन अकेले इसी सिंध स्टेट में रहती है। ऐसे में यहाँ पर आज़ादी के पहले के समय के कई सारे हिंदू और जैन मंदिर अभी भी प्रिजर्व है। अब इनको लेकर लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जिस तरह से हमने सिख भाइयों के लिए करतारपुर कॉरिडोर स्टार्ट किया था, पाकिस्तान की सिंध गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज के ऊपर गुजरात और राजस्थान से भी नए रिलीजियस कॉरिडोर्स भारत के साथ स्टार्ट किए जाएं, ताकि भारत के जैन और हिंदू धर्म के लोग सिंध में ऐतिहासिक मंदिरों में दर्शन करने के लिए आएं। इस कॉरिडोर के लिए सिंध गवर्नमेंट ने उमरकोट और नगर प्रकार का नाम सजेस्ट किया है। जानकारी के मुताबिक उमरकोट में 2000 साल पुराना शिव मंदिर है, जबकि नगर प्रकार में कई सारे जैन टेम्पल्स हैं। सिंध गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को ये प्रपोजल्स भेज दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने अभी तक भारत को ऑफर नहीं दिया है। लेकिन अगर पाकिस्तान की सरकार हिंदू और जैन धर्म के लोगों के लिए कुछ डॉलर्स की फीस रख के भारत को ये ऑफर देती है कि रिलीजियस कॉरिडोर्स स्टार्ट किए जाएं, तो क्या भारत को करतारपुर कॉरिडोर की तरह पाकिस्तान के साथ ये 2 नए कॉरिडोर शुरू करने चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत की मार्केट को लेकर। दरअसल पिछले कल फ्राइडे को लास्ट ट्रेडिंग डे था। प्रधानमंत्री मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह कल यानी कि संडे को होगा। ऐसे में पिछले कल शपथ ग्रहण समारोह से पहले लास्ट ट्रेडिंग डे था एंड आपको पता है कि इन्वेस्टर्स को मोदी सरकार के ऊपर कितना भरोसा है। खबर आ रही है कि पिछले कल सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने लोकसभा चुनावों के नतीजे वाले दिन जो भी लॉस हुआ था उसको पूरी तरह से रिकवर कर लिया है। सेंसेक्स 76,693 और निफ्टी 23,290 पॉइंट्स के लेवल के ऊपर बंद हुआ। ट्रेडिंग क्लोज होने से पहले तो सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई 76,795 पॉइंट्स को भी टच किया था। सारे के सारे सेक्टर्स ग्रीन में हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनते देख न सिर्फ भारत के खुद के इन्वेस्टर्स बल्कि फॉरेन के भी कई सारे इन्वेस्टर्स भारत की शेयर मार्केट में खुलकर निवेश कर रहे हैं। आज की थर्ड अपडेट आ रही है इंडियन एयरफोर्स चीफ और यूरोपियन यूनियन को लेकर। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें जिसमें इंडियन एयरफोर्स के चीफ कुछ वेस्टर्न देशों के पायलट के साथ एक फाइटर जेट के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये फाइटर जेट है यूरोफाइटर टाइफून, जो कि एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी सर ने जर्मनी में जाकर वहां पर फ्लाई किया था। एक्चुअल में वी.आर. चौधरी सर ने इसको फ्लाई नहीं किया, बल्कि उनके साथ इस फाइटर जेट में एक जर्मन पायलट था जो कि एक्चुअल में इस फाइटर जेट को ऑपरेट कर रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ फाइटर जेट्स के डुअल पायलट वेरिएंट होते हैं जिनमें 2 पायलट्स उसको ऑपरेट करते हैं। सेम इसी तरह से इस यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट को भी जर्मन एयरफोर्स का एक पायलट ऑपरेट कर रहा था और हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ को इस जेट की सॉर्टीज दिलवाई जा रही थी ताकि उनको एक्सपीरियंस करवाया जाए कि यूरोफाइटर टाइफून की क्या क्या कैपेबिलिटीज है। इंडियन एयरफोर्स चीफ इस समय जर्मनी की बायलैटरल विजिट के ऊपर है और वहां पर उन्होंने सॉर्टीज ली। यूरोफाइटर टाइफून जेट को जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और स्पेन की सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर को डेवलप किया है एंड ये सारे देश एक समय के ऊपर यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे, इसलिए इस फाइटर जेट का नाम यूरोफाइटर टाइफून रखा गया था। स्टार्टिंग में यूरो, जो कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी का भी नाम है। अब आप सोच रहे होंगे कि जर्मनी आखिरकार इंडियन एयरफोर्स चीफ को यूरोफाइटर टाइफून की सॉर्टीज क्यों दिलवा रहा है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत को 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स परचेज करने हैं, जिसकी टोटल कीमत 20 से 25 डॉलर्स के करीब होगी एंड हर एक देश चाहता है कि उनको ये ऑर्डर मिले। अब जब इंडियन एयरफोर्स के चीफ वी.आर. चौधरी सर जर्मनी गए तो वहां पर जर्मनी को अपना यूरोफाइटर टाइफून को शो करने का एक अच्छा मौका मिल गया। इसी के चलते उन्होंने इंडियन एयरफोर्स चीफ को अपने इस फाइटर जेट की सॉर्टीज दिलवाई ताकि भारत जब मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर प्रोसेस स्टार्ट करे तो उनके मन में यूरोफाइटर टाइफून का भी ख्याल आए और उसको भी कंसीडर करें। इसकी फोर्थ अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। दरअसल खबर आ रही है कि पिछले कल बिहार पुलिस ने एक चाइनीज नागरिक को पकड़ा है, यानी कि हिरासत में लिया है, जो कि बिना वीजा के भारत में रह रहा था। एक होता है वीजा एक्सपायर होने के बाद अपने देश वापस ना जाना, लेकिन ये चाइनीज नेशनल बिना वीजा के नेपाल बॉर्डर से भारत के अंदर एंटर हुआ था। ली जियाकी नाम के इस चाइनीज नागरिक की उम्र 60 साल बताई जा रही है एंड इसको ना ही हिंदी भाषा आती है और ना ही इंग्लिश। पिछले कल बिहार पुलिस ने जानकारी दी है कि इस व्यक्ति से इंटेरोगेशन अभी तक नहीं हो पा रही है, जिसके कारण अब उन्होंने फैसला किया है कि वो एक इंटरप्रेटर को हायर करेंगे, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको चाइनीज लैंग्वेज आती होगी उसको पुलिस के साथ बिठाकर इस व्यक्ति से सवाल किए जाएंगे और वो इंटरप्रेटर इस व्यक्ति के चाइनीज भाषा में जवाबों को ट्रांसलेट करके बिहार पुलिस को हिंदी में बताएगा। बिहार पुलिस का कहना है कि इसके पास एक मोबाइल फोन और कई सारे गैजेट्स मिले हैं और बाकी चीजें भी बरामद हुई हैं जिनको उन्होंने जब्त कर लिया है एंड अब वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चाइनीज व्यक्ति के भारत के अंदर कौन कौन से लिंक्स हैं और इसका भारत के अंदर एंटर होने का क्या उद्देश्य हो सकता है। इसके साथ ही पता लगाया जा रहा है कि ये चाइनीज नागरिक भारत में किसके कॉन्टैक्ट में था, क्या ये जासूसी तो नहीं कर रहा था और इसको भारत में एंटर होने के बाद कौन सपोर्ट कर रहा था, किसके साथ इसने कॉन्टैक्ट साधा और ये इतने दिन कहाँ पर रहा।
वैसे सोचने वाली बात है कि नेपाल बॉर्डर के ऊपर ये बिना सिक्योरिटी फोर्सेस की नजर से इतनी आसानी से भारत के अंदर कैसे एंटर हो गया, यानी कि भारत की सुरक्षा में अभी भी काफी बड़ी चूक हो रही है। अब आप सोचिए कि चाइनीज नेशनल तो पकड़ा गया, इस हिसाब से तो नेपाल बॉर्डर के थ्रू कितने लोग बिना वीजा के आसानी से भारत में एंटर हो जाते हैं। सीमा हैदर और सचिन वाला केस आपको याद होगा, वो तो बिना वीजा के नेपाल बॉर्डर से भारत में एंटर हो गई थी, बकायदा अपने बच्चों के साथ। न जाने नेपाल बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी इतनी ढीली क्यों है। आज की 5th अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि हर साल भारत के हजारों स्टूडेंट्स मेडिकल डिग्रीज और MBBS करने के लिए रशिया जाते हैं। उनको लेकर अब खबर आ रही है कि रशिया में स्टडीज के लिए गए इंडियन स्टूडेंट के साथ वहां पर एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। दरअसल महाराष्ट्र की जगलाउन डिस्ट्रिक्ट से कुछ स्टूडेंट हाई स्टडीज के लिए रशिया गए थे। ये स्टूडेंट रशिया में वोल्खोव रिवर में वहां पर थोड़ा बहुत एंजॉय करने और नहाने के लिए गए थे, यानी एक तरह से पिकनिक बना रहे थे। और उसी समय एक अनहोनी हुई और इनमें से 4 भारतीय स्टूडेंट वहां पर डूब गए। 5वें इंडियन स्टूडेंट को रेस्क्यू कर लिया गया और वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन बाकी के 4 भारतीय स्टूडेंट्स की जान नहीं बच पाई। इन चारों में से 2 की बॉडीज को रिकवर कर लिया गया है, जबकि बाकी की 2 स्टूडेंट्स की बॉडी अभी भी लोकल अथॉरिटीज को नहीं मिल पा रही है। इस पूरी घटना के बाद रशिया में जो इंडियन एम्बेसी है उसने एक एडवाइजरी जारी करके भारत के स्टूडेंट्स को कहा है कि इंडियन स्टूडेंट्स जब भी किसी रिवर, लेक, बीच, पॉन्ड्स या फिर वाटर बॉडीज में जाते हैं तो सारे सेफ्टी और प्रिकॉशंस को फॉलो करें। पिछले साल 2023 में भी इसी तरह से रशिया में 2 भारतीय स्टूडेंट वहां पर डूब गए थे और उसके बाद उससे पिछले साल 2022 में 6 भारतीय स्टूडेंट भी डूब गए थे। इसलिए इंडियन एम्बेसी ने रशिया में पढ़ रहे सभी भारतीय स्टूडेंट को वार्निंग देकर वार्न कर दिया है। आज की 6th अपडेट आ रही है भारत और ताइवान को लेकर। आपको याद होगा ताइवान के नए प्रेसिडेंट लाई चिंग-ते ने अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी थी, जिसके बाद PM मोदी ने भी ताइवान के प्रेसिडेंट को थैंक्स बोलते हुए उनको रीट्वीट किया था। इसी को लेकर चाइना भड़क गया था और चाइना ने वन चाइना पॉलिसी की दुहाई देते हुए भारत से इसका विरोध किया था। अब चाइना के विरोध जताने के ऊपर ताइवान की तरफ से एक स्टेटमेंट आ गई है, जिसमें ताइवान ने भी चाइना को सीधी चेतावनी दे दी है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि दुनिया के 2 लोकतांत्रिक देशों के लीडर्स के बीच बधाई संदेश के आदान प्रदान के ऊपर चाइना जो नाराजगी दिखा रहा है वो पूरी तरह से अनजस्टिफाइड है, अनुचित है। इस तरह से डराने और धमकाने की नीति से कभी भी देशों के बीच दोस्ती नहीं होती है, यानी चाइना जो भारत को दोस्त बोलता है वो डरा धमका के एक तरह से दोस्ती के खिलाफ काम कर रहा है। आगे ताइवान के विदेश मंत्रालय ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि भारत और ताइवान दोनों देशों के म्यूचुअल बेनिफिट्स और शेयर्ड वैल्यूज के खातिर ताइवान भारत के साथ पार्टनरशिप को इसी तरह से मजबूत करता रहेगा। चाइना को जो मर्जी करना है कर लो, हम तो भाई भारत के साथ देते रहेंगे, ये कहना है ताइवान का। चाइना के विरोध करने पर भारत सरकार ने अभी तक कोई भी टिप्पणी नहीं की है। मैं भी सब अभी नई सरकार के गठन का वेट कर रहे हूँ। वैसे आपको क्या लगता है कि नई मोदी सरकार में विदेश मंत्री किसको बनाना चाहिए? क्या डॉक्टर एस जयशंकर सर का टेन्योर आगे के लिए भी एक्सटेंड करना चाहिए, यानी कि उनको दोबारा से विदेश मंत्री बनाना चाहिए? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की 7th अपडेट आ रही है यमन के हूती विद्रोहियों को लेकर। आपको पता है कि यमन के हूती विद्रोहियों का एक आतंकी गुट है जिसको ईरान सपोर्ट करता है और ये ईरान की मदद से रेड सी, अरेबियन सी और इंडियन ओशन में कई सारे कार्गो शिप्स को निशाना बना रहे थे। इन्होंने भारत आने वाले कार्गो शिप्स के ऊपर भी मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए थे। पिछले कल इन हूती विद्रोहियों ने रेड लाइन को क्रॉस करते हुए यमन में UN टीम के ऊपर हमला करने के बाद यूनाइटेड नेशंस के 9 कर्मचारियों को बंदी बना लिया है और अभी तक उनको फ्री नहीं किया है। अब ऐसा लग रहा है कि हूतीस यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के वर्कर्स को बंदी बनाकर अमेरिका को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मे भी इनके बदले ये कोई कंडीशन रखें या फिर कोई पैसों की मांग करें। आज की 8th अपडेट आ रही है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क और प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इलॉन मस्क एक बार फिर से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं एंड उनकी टोटल नेटवर्थ $210 बिलियन पहुंच गई है। इलॉन मस्क ने लोकसभा चुनावों में जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनावों में जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई हो। मेरी कंपनीज भारत में बहुत ही एक्साइटिंग और रोमांचक काम करने की दिशा में काम करेंगी। यानी इलॉन मस्क भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी एक्साइटेड है। इलॉन मस्क इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जायंट टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, जो कि भारत में बहुत ही जल्द एंटर होने जा रही है। आज की 9th अपडेट आ रही है भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लेकर। दरअसल पिछले कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले एक हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का डेटा रिलीज कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में, जो कि 31 मई को खत्म हुआ था, भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $4.8 बिलियन बढ़ गए हैं और $4.8 बिलियन की बढ़ोतरी के बाद अब भारत के टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स हैं $651.5 बिलियन। एंड अगेन ये भारत का नया लाइफ टाइम हाई फिगर हो गया है। अगर हम बाकी देशों के साथ कंपेयर करें तो इस दुनिया में फॉरेक्स रिजर्व्स के मामले में भारत का 4th रैंक है। आज की 10th अपडेट आ रही है फ्रांस और रशिया को लेकर। दरअसल एक दिन पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने ये घोषणा की थी कि अब वो यूक्रेन की मदद करने के लिए उनको अपने मिराज 2000 फाइटर जेट्स प्रोवाइड करेंगे और साथ में यूक्रेन के पायलट्स को उनके लिए ट्रेन भी करेंगे। फ्रांस की इस घोषणा के 24 घंटों में रशिया ने पिछले कल एक स्टेटमेंट जारी की है कि उन्होंने फ्रांस के एक नागरिक को अरेस्ट किया है, जो कि रशिया के अंदर फ्रांस के लिए स्पाई यानी जासूसी का काम करता था।
वो कई बार रशिया आ चुका है और मिलिट्री फील्ड की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता था। अब इसके कारण दोनों देशों के बीच दुश्मनी और बढ़ते जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।